हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड, अर्थात द्वितीय प्रकार के विषम समाकल का अभिसरण। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आप यहाँ पे इंटीग्रल देख रहे हैं, ये सारे के सारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सभी देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन का रेंज जो है वो फाइनाइट है ना भाई। लिमिट्स में आपको कहीं पर भी माइनस अनंत अनंत जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का रेंज फाइनाइट है, परंतु जो इंटीग्रेंड है अर्थात जो समाकल्य है, यानी यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है जिसका समाकलन वहां हो रहा है, वो फंक्शन जो है वो उस इंटीग्रेशन रेंज में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, पहले वाले इंटीग्रल को देखो, ये 1 पर ये इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है। क्यों? आप देखो यहाँ x के स्थान पर 1 सोच करके देखो तो कितना मिलेगा आपको। देखो 1/x² - 1 है, x के स्थान पर 1 सोच के देखो तो 1/0 यानी अनंत मिल जाएगा। यानी कि इसके लिए x = 1 जो है वो इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, यानी कि अनंत असांतत्य का बिंदु है। यानी कि इस बिंदु पर ये फलन क्या हो जाता है? अनबाउंडेड हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे रेंज जो है ना भाई, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स आप देख लो, 0 से 1 वाला क्लोज्ड इंटरवल है ये। ठीक है, तो इसका रेंज तो फाइनाइट है, किंतु फंक्शन क्या हो जा रहा है? अनबाउंडेड हो जा रहा है इस रेंज के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, मतलब कुछ परिमित संख्या में बिंदु पर। जैसे यहाँ पे ये सिर्फ x = 1 पर ये मतलब ये x = 1 पर ये फंक्शन क्या है? अनबाउंडेड है। x = 1 पर ये इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट एकमात्र कौन है? x = 1 है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग इंटीग्रल्स में अलग अलग संख्याओं में इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में हमको किस तरह से उसको सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, तो उसको चलिए अपन समझते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सरल परिभाषा है और बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक के पहले के सभी टॉपिक्स के वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड को बहुत ही विस्तार से हर एक टॉपिक को उसके समझाया गया, बहुत बढ़िया तरीके से। सारे टेस्ट, सारे क्वेश्चन, सॉल्यूशन, कंसेप्ट, डेफिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया, अनेक क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन के साथ। तो आप सभी उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके पहले जो यूनिट हमने पढ़ा हुआ है रीमान इंटीग्रेशन, उसकी भी कंप्लीट वीडियो सीरीज बन चुकी है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वे सारे वीडियोस। तो जरूर जरूर आप उन सभी वीडियोस को देखिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको बहुत बहुत काम आएगा आपके ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में भी, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नेट, सेट, IIT जैम और भी तमाम परीक्षाओं के लिए जिसमें गणित सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें आपको ये बहुत काम आएगा ये चैनल। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड। दोस्तों, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड को सबसे पहले हम समझेंगे कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसके कन्वर्जेंस की जांच करने का शुरुआती कदम क्या है। किसी न किसी तरीके से तो हमको उसको शुरुआत करके आगे बढ़ना होगा, है ना भाई। अभी आपने देखा कि भाई किस तरीके से, मतलब कोई दिया हुआ इंटीग्रल जो है अगर वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो वो सेकंड काइंड का कब कहा जाता है, ये अभी आपने देख लिया कि भाई इंटीग्रेशन का रेंज जो है वो क्या हो? फाइनाइट हो, अर्थात माइनस अनंत अनंत जैसी कोई चीज न नजर आए, किंतु फंक्शन जो है वो उस इंटीग्रेशन रेंज में अनबाउंडेड हो। ठीक है, एक बिंदु पर या दो बिंदु पर या कुछ परिमित संख्याओं में कुछ बिंदुओं पर वो क्या हो? अनबाउंडेड हो। अगर वो फंक्शन, ऐसी स्थिति में वो इंटीग्रल क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये 1 पे अनबाउंडेड है, ठीक है, ये 0 पे अनबाउंडेड है, क्योंकि आप देख लो इस पे 1 खतरा का बिंदु नहीं है, यानी कि 1 इसके लिए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है। क्यों?
क्योंकि x के स्थान पर अगर आप 1 सोच के देखोगे तो 1/1 यानी 1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 इसके लिए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, अर्थात प्रॉब्लम वाला बिंदु है, या यूं कहिए समस्यात्मक बिंदु है, क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो यहाँ पे 0 पर ये फंक्शन जो है वो इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता है। ऐसे आप यहाँ पे देखो 1 इसके लिए समस्यात्मक बिंदु है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो π/2 इसके लिए समस्यात्मक बिंदु है, क्योंकि sin π/2 का मान कितना होता है 1, और 1 - 1 0 हो जाएगा, और अपॉन में 0 होने का मतलब पूरे का मान कितना हो जाना, अनंत हो जाना। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो ये इसमें सभी के सभी इंटीग्रल्स में जो है वो इंटीग्रेशन का रेंज फाइनाइट दिख रहा है, किंतु फंक्शन जो है अनबाउंडेड है। जैसे आप इसको देखिए, मान लीजिए आपके पास लिखा है 1 से 4 का इंटीग्रेशन लिखा है ना भाई, और यहाँ नीचे लिखा है x - 2 x - 3। तो आप देख सकते हैं कि इस यहाँ से यहाँ तक वाले इंटरवल में, यानी कि इंटरवल 1 to 4 में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 और 3 बिलोंग करते हैं, आप देख लो, ठीक है। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें ये फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड हो जाता है, ठीक है। आप 2 रख के देखो, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नीचे 0 होने का मतलब अनंत। वैसे 3 पर ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 और 3, ठीक है, ये ऐसे बिंदु हैं, 2 और 3 ऐसे बिंदु हैं जो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, यानी जिन पर ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, इन्फिनाइट हो जा रही है, और वो इसी रेंज में बिलोंग करते हैं, यानी कि ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, ठीक है। तो दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम सॉल्व करने के लिए, अर्थात उसके कन्वर्जेंस की जांच करने के लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारा शुरुआती कदम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इंटरवल ए बी में, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये जो बिंदु ए है, ठीक है, ये जो पॉइंट ए है वो मात्र एक ऐसा पॉइंट है, यानी कि इस पूरे इंटरवल में एकमात्र बिंदु ए एक ऐसा बिंदु है जिस पर फंक्शन इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता है, यानी कि समस्यात्मक बिंदु के रूप में मात्र हमारे पास यदि बिंदु ए है। ऐसी स्थिति में हम इस इंटीग्रल को, इंटीग्रल a to b f(x) dx को किस तरीके से डिफाइन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, अर्थात हम राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं यहाँ पे, और इंटीग्रेशन a प्लस एप्सिलॉन से b f(x) dx, ठीक, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऐसा कब डिफाइन करेंगे, यदि इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट एकमात्र कौन हो, बिंदु ए हो, ठीक है, यानी एकमात्र बिंदु ए ऐसा हो। एकमात्र हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मान लो एक से अधिक बिंदु ऐसे हो गए जिसकी जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, उस स्थिति में हमें सब बिंदुओं के लिए विचार करना होगा, तो उस स्थिति को भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में केवल पॉइंट बी, यानी कि केवल बिंदु बी एक ऐसा बिंदु हो जिस पर फंक्शन जो है इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता है, अर्थात अनंत असांतत्य रखता है, अर्थात बिंदु बी केवल ऐसा बिंदु हो जिस पर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को किस तरह से डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन a से b माइनस एप्सिलॉन f(x) dx। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या फर्क है। देखो, जब फंक्शन जो है a पे अगर अनबाउंडेड होता है, या यूं कहिए कि अगर वो a पे इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता है, तो हम a के स्थान पर a प्लस एप्सिलॉन लिखते हैं और लिमिट लगाते हैं एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस। और अगर प्रॉब्लमेटिक पॉइंट अगर यहाँ पे कौन हो, b हो, एकमात्र प्रॉब्लमेटिक पॉइंट अगर b हो, यानी कि एकमात्र बिंदु b ऐसा बिंदु हो जिस पर फंक्शन इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता हो, उस स्थिति में हम यहाँ पे लिखते हैं b माइनस एप्सिलॉन। तो फर्क आप देख रहे होंगे कि a के लिए अपन a प्लस एप्सिलॉन लिखते हैं, जबकि यहाँ पे b माइनस एप्सिलॉन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और अपन अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, ठीक है, इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में मान लीजिए दोनों ही पॉइंट अगर समस्यात्मक पॉइंट है, अर्थात ये जो दोनों पॉइंट है ए और बी, अगर इस पर फंक्शन जो है इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता है, ठीक है, मान लीजिए इंटरवल ए बी में ये दोनों पॉइंट, और मात्र ये दोनों पॉइंट, मात्र मतलब यही केवल ऐसे दो पॉइंट है ए और बी जिस पर फंक्शन इन्फिनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम इस इंटीग्रल को दो भागों में तोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है, कोई पॉइंट सी लेकर के, ठीक है, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है, सुविधाजनक रूप से, और उसके बाद हम इस इंटीग्रल को दो भागों में तोड़ देते हैं। कैसे,
पहले आप ए से सी तक के जाइए, इंटीग्रेट कीजिए, और उसके बाद आप जाइए सी से बी तक। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रल को तोड़ देते हैं। उसके बाद दोनों की अलग अलग चर्चा करते हैं, दोनों के कन्वर्जेंस की जांच हम अलग अलग तरीके से करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि अब उन दोनों में से कौन कौन कन्वर्जेंट है, कौन कौन डाइवर्जेंट है। हो सकता है दोनों कन्वर्जेंट हो जाए, हो सकता है दोनों डाइवर्जेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा तो मेन मुद्दा यह है ना कि हमको तो जो भी बात कहनी है वो इसके लिए कहनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट सिर्फ और सिर्फ तब कहलाएगा, ठीक है। ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट सिर्फ और सिर्फ तब कहलाएगा जब ये दोनों के दोनों कन्वर्जेंट होंगे। अगर इनमें से अगर एक भी डाइवर्जेंट हो गया या अगर दोनों डाइवर्जेंट हो गए तो फिर ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो इसको कन्वर्जेंट होने के लिए ये अत्यंत जरूरी है कि ये दोनों के दोनों क्या हो, कन्वर्जेंट हो। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इस इंटीग्रल में आप देख सकते हैं कि अब हमने पहले ही कहा था कि भाई बिंदु ए और बी ये दोनों मात्र ऐसे बिंदु है, सिर्फ दोनों यही ऐसे बिंदु है जिस पर फंक्शन जो है इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता है। इसका मतलब ये है कि इस इंटीग्रल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ए ऐसा है, ये बिंदु ए एक ऐसा बिंदु है जिस पर फंक्शन इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी रखता है, इस इंटीग्रल की बात करूं, क्योंकि इसमें सी तो समस्यात्मक बिंदु है नहीं, है ना भाई। तो ए जो है एकमात्र समस्यात्मक बिंदु है जो कि इस इंटीग्रल का लोअर लिमिट है। तो हमें अब किस तरीके से लिखना होगा, ध्यान दीजिए, लिमिट एप्सिलॉन 1 ले लेता हूं, फिर उसके लिए मैं एप्सिलॉन 2 ले लूंगा। तो एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं a प्लस एप्सिलॉन 1 से c एफ एक्स डी एक्स। और उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए अपन यहाँ पे ना लिमिट, ठीक है, लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस, है ना भाई, एप्सिलॉन 2 ले लूंगा यहाँ पे। और ये वाला सी तो वैसे रहेगा क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है, हमारा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट बी है जो कि अपर लिमिट है, इसलिए वहां पे बी माइनस एप्सिलॉन 2 करके लिखूंगा, ठीक है, बी माइनस एप्सिलॉन 2 एफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे दोस्तों, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। यदि पॉइंट ए यही एकमात्र इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और ये लिमिट जो है अगर फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करती है, यानी कि फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, यानी कि अगर एग्जिस्ट करती है और अगर इसकी वैल्यू मान लो फाइनाइट है, तो हम कहेंगे कि ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज करता हुआ कहा जाएगा, ठीक है। अगर ये लिमिट फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट राशि अपने को मिलनी चाहिए। वैसे ही अगर मान लो एकमात्र पॉइंट बी यानी बिंदु बी एकमात्र ऐसा पॉइंट हो जो इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है, तब ऐसी स्थिति में हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है और अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट होती है तो हम कहेंगे कि ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट एट बी, ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट एट ए, ठीक है ना। जो समस्यात्मक बिंदु होता है, ठीक है, उसी पर हम लोग जांच करते हैं कि तो अगर ये लिमिट फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एट ए, और अगर ये वाली लिमिट फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एट बी। किस तरीके से होगा। और दोस्तों ऐसे ही अगर ये दोनों लिमिटें एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों की वैल्यू फाइनाइट है तो फाइनाइट प्लस फाइनाइट यानी कि ओवरऑल फाइनाइट क्वांटिटी हमको मिलेगा, ठीक है। या यूं कहिए कि अगर दोनों कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगा, यानी दोनों की वैल्यू अगर फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो दोनों जुड़ करके भी फाइनाइट वैल्यू देंगे, और ऐसी स्थिति में ये इंटीग्रल क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बिंदु ए और बिंदु बी समस्यात्मक बिंदु नहीं है, यानी कि ये दोनों बिंदु जो है ए और बी जो कि इस अंतराल के अंत्य बिंदु हैं, ठीक है, ये लेफ्ट एंड पॉइंट, ये राइट एंड पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है, यानी कि इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन इनफिनिट डिस्कंटिन्यूटी नहीं रखता है, बल्कि कोई बिंदु अन्य एक ऐसा बिंदु है, मान लीजिए सी, ठीक है, जो इस इंटरवल में शामिल है, ठीक है, जो इस इंटरवल में शामिल है। और मान लीजिए सी एक इस पूरे अंतराल में सी एकमात्र ऐसा बिंदु है जिस पर फंक्शन इनफिनिट डिस्कंटिन्यूटी रखता है, अर्थात अनंत असांख्यिक रखता है। तब उस स्थिति में भी हमें इस इंटीग्रल ए बी को, ठीक है, हमें दो भागों में तोड़ना होगा, अर्थात हम जाएंगे पहले ए से सी तक, ठीक है, और फिर जाएंगे हम सी से लेकर के बी तक। कुछ इस तरह से हम ये काम करेंगे दोस्तों,
ठीक है। तो तोड़ने का क्यों कारण है, तोड़ने का क्या कारण है, तोड़ते क्यों है? तोड़ते इसलिए दोस्तों ताकि जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें आप देखो ए और बी दोनों के दोनों प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हैं, तो दोनों के दोनों पर हम एक साथ जो भी टेस्ट लगाएंगे वो किसी एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लगाते हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को तोड़ देते हैं ताकि भैया इसमें केवल, अब देखो ना यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट सी नहीं है, ए है, ए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, तो हमारा पूरा ध्यान ए पे रहेगा, ए को सोचते हुए हम जो भी टेस्ट हमको लगाना है वो ए को सोचते हुए लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट बी रहेगा, तो हमारी क्या समस्या आधी आधी बढ़ जाती है और हम एक समय पे केवल एक बिंदु पर ध्यान देते हैं और क्या है, काम आसान हो जाता है। अब इसको क्यों दो भागों में बांटे हो सर? इसको दो भागों में बांटने का कारण क्या है? क्योंकि देखो अब सी हमको अगर एक ऐसा बिंदु है जो कि प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, तो हम उसी सी को लेते हुए, यानी कि उसी को इंटरमीडिएट पॉइंट लेते हुए उसी के हिसाब से, यानी कि उसी में हम लोग उस इंटीग्रेशन को बांट देते हैं। अर्थात जैसे सी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है ना, तो ए से सी तक पहला इंटीग्रल और सी से बी तक दूसरा इंटीग्रल, ताकि अब इस इंटीग्रल की जांच भी अपन अब इसको भी इसी रूप में तोड़ेंगे। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे अपर लिमिट, अब देखो यहाँ पे ए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है, सी है, तो अपन कैसे लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिखेंगे दोस्तों ए से सी माइनस एप्सिलॉन 1, क्योंकि अपर लिमिट है ना, तो वहां पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, और इधर कैसे लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस, अब यहाँ पे सी नीचे में और वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, सी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है और तोड़ने से सी यहाँ पे आ गया अपर लिमिट के रूप में, वहां पे आया लोअर लिमिट के रूप में, और वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, उस पर फंक्शन जो है इनफिनिट डिसकंटिन्यू रख रहा है ना भाई, तो अपने को दोनों में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको तोड़ देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या लिखाएगा बताइए जरा आप, तो यहाँ पे लिखाएगा सी प्लस एप्सिलॉन 2 से कहाँ हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, बी तक की, ये ऐसा सी प्लस एप्सिलॉन 2 से बी तक हो जाएगा, और ये इस तरीके से हमको फिर लेके आगे बढ़ना है। अगर दोनों कन्वर्जेंट आते हैं तो ये दिया हुआ इंटीग्रल क्या हो जाएगा दोस्तों, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, कैसे लिखा गया है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब पहला इंटीग्रल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल 0 से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। एक और खास बात, सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, लेकिन क्यों है, कौन सा ऐसा बिंदु है जो समस्यात्मक बिंदु है। तो आप देखेंगे कि सर ये 1 पे गड़बड़ कर रहा है, 1 माइनस 1 0 हो जा रहा है, अपॉन में 0 मतलब अनंत हो जा रहा है, तो 1 पे गड़बड़ उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि ये अपर लिमिट है ना, तो इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं, ठीक है। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे दोस्तों। अब क्या होगा, अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे दोस्तों अपन यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन, देखो यहाँ पे ए के स्थान पर यहाँ 1 नजर आ रहा है, तो 1 अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और फिर लिमिट लिखेंगे 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, 1/2। चलिए अब x के स्थान पर आप अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो चलिए ये 1/2 हो गया, ये लॉग हो गया। अब देखिए x के स्थान पर आप 1 माइनस एप्सिलॉन रखेंगे और -1 है, तो देखो 1 माइनस एप्सिलॉन -1, तो 1 1 कटेगा तो आपके पास माइनस एप्सिलॉन बचेगा, और यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन प्लस 1, तो टोटल हो जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन, फिर आप 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 1/2। अच्छा पहले देखो मॉड ऑफ माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 माइनस एप्सिलॉन, तो ऑब्वियसली बात है मॉड है, तो वो मॉड आखिर
इस तरीके से फिर लिखाएगा। अब ऐसा क्यों, कैसा लिख दिए, क्योंकि देखो एप्सिलॉन यहाँ पे धनात्मक राशि है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है दोस्तों, धनात्मक राशि, और एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव है तो माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और माइनस एप्सिलॉन अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसका जब आप मॉड निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि किसी भी नेगेटिव राशि का जो मॉड है वो माइनस करके लिखा था, आपने पढ़ा होगा मॉड एक्स इक्वल माइनस एक्स जब एक्स इज लेस देन 0, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो एप्सिलॉन पॉजिटिव है इसलिए माइनस एप्सिलॉन नेगेटिव होगा, इसलिए इसका मॉड माइनस ऑफ माइनस एप्सिलॉन होगा ताकि ये प्लस बन जाए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी राशि जो है वो नेगेटिव कैसे हुई, ध्यान से देखिए दोस्तों। वास्तव में यहाँ पे देखो एप्सिलॉन 0 से बड़ा तो है ही, परंतु वो सदा छोटा रहता है b माइनस ए से। देखो हमेशा याद रखिएगा हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है ना भाई, क्लोज इंटरवल ए बी के रूप में इसको देखो तो एप्सिलॉन सदा छोटा होगा किससे, इन दोनों के अंतर से, अर्थात 1 माइनस 0, यानी कि यूं कहिए कि इंटरवल ए बी के अगर के रूप में अगर देखें तो b माइनस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि एप्सिलॉन हमेशा यहाँ पे इन दोनों का जो गैप है उससे छोटा रहता है, यानी कि 0 से बड़ा तो रहेगा, ठीक है। अब इस सवाल के लिए बात करूं तो मैं वो 0 से बड़ा है किंतु 1 से क्या है, छोटा है। तो अब इसकी बात है कि 2 माइनस एप्सिलॉन, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, परंतु ऊपर में, अच्छा ऊपर में एप्सिलॉन पॉजिटिव है किंतु माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरी की पूरी नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक और माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 होता है। तो क्यों, जैसे मॉड -5 क्या हो जाएगा बताओ भला, तो आप कहेंगे सर मॉड -5 माइनस ऑफ -5, क्योंकि ओवरऑल हमको मॉड का जिम्मेदारी है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू प्रदान करना, अर्थात निरपेक्ष मान, अर्थात केवल प्लस वाला मान प्रदान करना। तो माइनस वाला मान अगर उसके अंदर रहता है तो हम एक और माइनस लगाते हैं ताकि वो प्लस बन जाए, उसी हिसाब से इसको इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे फिर ये इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि -1 अपॉन +1, यानी कि -1 मॉड हो जाएगा +1। तो log 1 का मान आपको पता है log 1 शून्य होता है, तो ये पूरा का पूरा खत्म। तो इतना बचा है आपके पास, ठीक। अच्छा अब आप एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 यानी 2, और 0 अपॉन 2 यानी 0, और log 0 यानी होता है माइनस अनंत, तो माइनस अनंत बटे 2 यानी माइनस अनंत। कुल मिलाकर के ये कितना है दोस्तों, माइनस अनंत आया है, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट नहीं है बल्कि क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इस तरीके से ये आपको ये आंसर लाना है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से ये सवाल समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। इसी तरीके से आप ये भी बनाएंगे, बहुत सरल सा सवाल है, ये भी बनाएंगे, बहुत इजी सवाल है। चौथा सवाल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चौथे सवाल में आपको हल्का सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि पहले उसका रूप अपने को बदलना है, ठीक। तो मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप अच्छे से चेक कर लो कि कहीं आपको कोई डाउट तो नहीं है, थोड़ा अच्छे से चेक कर लो। अब दूसरा सवाल में देखो दोस्तों, दूसरा सवाल में कौन सा पॉइंट प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, या यूं कहिए कि ऐसा कौन सा बिंदु है जो फंक्शन की इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी वाला बिंदु है। तो वहां पे अपने को किस तरीके से काम करना होगा, किस तरीके से अपन उसको डिफाइन करते हैं, तो ये चीजें पहले अपन उसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो 0 जो है वो समस्यात्मक बिंदु है, अर्थात यूं कहिए कि 0 पर फंक्शन अनबाउंडेड हो जा रहा है, या यूं कहिए कि फंक्शन 0 पर इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी रख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अब देखो लोअर लिमिट पर समस्या हो रही है तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, 0 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अपर लिमिट के लिए अपन क्या लिखते हैं, जैसे मान लो जैसे पिछले सवाल में 1 समस्यात्मक बिंदु था तो अपन 1 माइनस एप्सिलॉन करके लिखे थे। तो इस चीज को अपने को ध्यान देना है दोस्तों, ठीक। और ये इस तरीके से हो जाएगा। आप समाकलन कर लो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आप समाकलन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा x की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि कुल मिला के आपके पास आएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस -1 अपॉन एक्स, और आप लिमिट रख देंगे 0 प्लस एप्सिलॉन, यानी कि हो जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है, और यहाँ 1। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे, फिर माइनस करके एक्स के स्थान पर एप्सिलॉन रखेंगे, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये ऐसा।
एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लगाएंगे 1/एप्सिलॉन अनंत हो जाएगा, और अनंत में से एक कम करेंगे तब भी वो अनंत रहेगा। तो कुल मिला के इसका मान आपको अनंत मिल गया, यानी कि ये भी डाइवर्जेंट है। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। ऐसे ही तीसरा भी आप बनाइएगा। और अब चलिए मैं आपको चौथा बताता हूँ। चौथे सवाल में आपको थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, फिर आपसे वो भी बन जाएगा। चलिए, 0 से π/2 cos x और dx, और इधर लिखा है 1 - sin x। तो दोस्तों देखो, sin x को यहाँ पे अपन t मान लीजिए, क्योंकि इसका अवकलन cos x वहां बैठा हुआ है, तो cos x dx पूरा dt बन जाएगा। ठीक है, तो sin x को मान लीजिए t, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ये जाएगा cos x, इधर जाएगा dt/dx, dx इधर जाएगा, cos x dx बराबर लिख सकते हैं अपन dt, इसको बोल दिए dt। अच्छा, निश्चित समाकलन तो सीमाएं चेंज करेंगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो t बराबर 0 मिलेगा। जब x का मान π/2 रखोगे आप तो sin π/2 1 होता है, तो t का मान 1 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ये किस रूप में बदल जाएगा बताइए, ध्यान से देखिएगा। 0 से 1 cos x dx बन गया dt, और ये 1/√1 - t। अब ये देखो, ये इसी रूप का दिख रहा है आपको, देखो हूबहू वही चीज है, आप देख लो। अब वो x के रूप में, ये t के रूप में, क्या दिक्कत है, बनेगा तो वैसे ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी होमवर्क हो गया। तो ये दोनों सवाल आप लोग बना के देखिएगा। ये बन गया तो फिर ये तो बन ही जाएगा, क्योंकि इसका भी रूप चेंज होकर के उसी जैसा रूप आपको दिखाई दे रहा है, बस वो x के रूप में लिखा है, t के रूप में लिखा है, बनेगा एक ही तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।